स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? हेलो, स्क्रीन विजिबल है सबको? आई होप साउंड भी क्लियर होगा। चलो फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। 1 मिनट देखो बस। हेलो, आज क्लियर है? फाइन। तो आज से हम लोग जावास्क्रिप्ट शुरू करने वाले हैं। अब देखो जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट को कई सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। जब भी पढ़ा जाता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ js.txt। जावास्क्रिप्ट को जब भी पढ़ा जाता है तो कई सारे सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है। जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड भी कर सकती है और ये बैक एंड भी कर सकती है। यहाँ तक कि इसी लैंग्वेज का यूज करके सर्वर भी बनाया जाता है। अभी इसको स्किप करते हैं तो समझो कि ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कर सकती है। इस हिसाब से जावास्क्रिप्ट एक बहुत बड़ी लैंग्वेज हो जाती है। फ्रंट एंड अगर तुम देखो तो ये रिएक्ट करती है, व्यूज करती है, एंगुलर करता है, तो ये सब के सब जावास्क्रिप्ट ही है। उसी तरीके से अगर इसके बैकएंड में तुम देखो तो ये नोड करता है, सर्वर के लिए एक्सप्रेस करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट एक बहुत बड़ी लैंग्वेज हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें एक ही साथ कर पाता है। अब इनके अलग अलग चीज़ें भी आते हैं। जावास्क्रिप्ट की एक फ्रेमवर्क है जैसे नेक्स्ट.js। ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों खुद ही कर लेता है, मतलब दोनों का कोड ये सिंपली कर सकता है। नोड में जब भी हम लोग करते हैं तो बैक एंड कर पाते हैं, एक्सप्रेस में बैक एंड कर पाते हैं, रिएक्ट व्यू एंगुलर में हम लोग फ्रंट एंड करते हैं। ये सब बने हैं रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का ही यूज करके। लेकिन नेक्स्ट जो है ये भी जावास्क्रिप्ट पे बना है और ये अकेले ही दोनों कर लेता है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही। तो इस तरीके से देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट एक बहुत बड़ी लैंग्वेज हो जाती है। इसको जो हम लोग पढ़ेंगे कई सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब हुआ कि इसके बेसिक्स हम लोग पहले क्लियर कर लेंगे कि इसमें बेसिक्स क्या क्या है। उसके बाद हम इसके डॉम पे आएंगे, या फिर इसको कहे तो इंटरेक्टिव जावास्क्रिप्ट यानी डॉम, जो कि डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट कर रहा होता है। वैसे तो इसका पूरा नाम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट कर रहा होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट में, एडवांस और लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट में, जैसे कि ES6 ले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ES6 इक्मास्क्रिप्ट 6 जो जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है वो। उसके बाद हम लोग आएंगे इसमें API के साथ काम करने, जो भी हमारी वेब API होती है उसके साथ, कि जावास्क्रिप्ट API के साथ कैसे काम करता है, जावास्क्रिप्ट लोकेशन के साथ कैसे काम करता है। बहुत सारे एप्लीकेशन पे तुमने देखा होगा कि एक बटन होता है गेट करंट लोकेशन, और जैसे ही तुम करंट लोकेशन वाले बटन पर क्लिक करते हो तो ये तुमसे परमिशन लेता है। परमिशन किस चीज़ के लेगा? तो ये तुमसे परमिशन लेगा तुम्हारे लोकेशन की, और जैसे ही तुम परमिशन इसे देते हो तो ये तुम्हारे करंट लोकेशन को शो कर देता है। तो ये काम होता है जियो लोकेशन एपीआई से, जियो लोकेशन एपीआई से। और सिर्फ जावास्क्रिप्ट का यूज करके ये काम कर सकते हो, किसी और टेक्नोलॉजी का यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट को हम लोग लगभग 4 से 5 सेक्शंस में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला फाउंडेशन होगा, फिर हमारा डोम मैनिपुलेशन होगा, फिर हमारा लेटेस्ट और एडवांस जावास्क्रिप्ट होगा, फिर हमारे वेब एपीआई होंगे, यानी एपीआई के साथ काम करना, जैसे एपीआई के साथ फेच वगैरह करना, एपीआई को कैसे फेच किया जाता है, एपीआई को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, अलग अलग तरह के एपीआई को हम लोग इंटीग्रेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट को इस तरीके से शुरू करते हैं। तो अब आता है कि आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में कौन सी चीज़ पढ़ने वाले हैं।
जावास्क्रिप्ट के डेफिनेशन वगैरह में नहीं जाता हूँ मैं, वो तो मैं नोट्स में मिल जाएगा डायरेक्टली, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेता हूँ day1 नाम से, और इसके अंदर मैं बनाता हूँ index.html, और मैं यहाँ पे HTML का बोलरप्लेट कोड लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज जावास्क्रिप्ट क्लास, और इसको लाइव कर दिया। पेज हमारा लाइव हो गया। अब देखो इसमें मैं इस टाइटल को चेंज कर लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ JS। अब जावास्क्रिप्ट को जो लिखने का तरीका है वो है कि हम ये जो हेड टैग हमें दिख रहा है, इस हेड टैग के अंदर भी हम एक स्क्रिप्ट टैग लगा के और यहाँ पे हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे सिंपल अलर्ट लिखता हूँ और अलर्ट में लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। देखो पेज के लोड होते ही ये जावास्क्रिप्ट चल जाएगी, पेज लोड हुआ और ये जावास्क्रिप्ट चल गया। उसके बाद मैं इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद हम लोग चाहें तो ये जो हमारा बॉडी है, बॉडी में भी हम अपने जावास्क्रिप्ट को रख सकते हैं, फिर भी ये चलेगा। दोनों जगहों में अंतर क्या है कि हम इसे बॉडी में क्यों रखें और हेड में क्यों रखें, दोनों जगह का अंतर क्या है। अगर हम लोग इसको हेड टैग के अंदर रखते हैं तो सबसे तेज़ी से लोड होता है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जो हमारा कोड होता है वो हमेशा लाइन बाई लाइन चलता है। तो जैसे ही ये index.html फाइल चलेगी तो पहला ये लाइन चलेगा, फिर ये लैंग्वेज, फिर हेड टैग में आएगा। हेड में वो मेटा टाइटल इन सबको रन करेगा और डायरेक्ट देखेगा कि स्क्रिप्ट है, वो इस स्क्रिप्ट को रन करेगा। तो कभी भी हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग अगर हम लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, तो वो बहुत ही फास्ट चल जाएगा। पेज लोड होने के साथ ही ये कोड हमारा चल जाएगा। उसके बाद हमारे HTML लोड होंगे। तो हेड टैग के अंदर इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करके डॉक्यूमेंट मैनिपुलेट भी करते हैं, बहुत सारे HTML में चेंजेस करते हैं, CSS में चेंजेस करते हैं। अब ये मान के चलो कि ये तो एक सिंपल अलर्ट था, लेकिन मैं यहीं पे एक लाइन का कोड लिख देता। जैसे मैं यहाँ पे p टैग लूँ और इस पर मैं ID दे दूँ टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, और इस टेक्स्ट को मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज करता हूँ। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID txt डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और इसको अगर मैं लोड करूँ तो देखो नहीं लोड हुआ, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखा, ये p टैग दिखा ही नहीं और ना ही ये दिखा। इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न ये हो सकता है कि जैसे ही ये पेज चला, ठीक है, इसने देखा कि हमें txt को सेलेक्ट करना है और उसके इनर टेक्स्ट में हेलो वर्ल्ड लिख देना है। हेलो की जगह क्या लिख देना है? हेलो वर्ल्ड। लेकिन वो ये लिख नहीं पाएगा। रीज़न क्योंकि पहले ही ये स्क्रिप्ट चल जाएगी, तो वो पहले ही txt को फाइंड करेगा, txt उसे मिलेगा ही नहीं क्योंकि txt तो अभी तक डिफाइन ही नहीं हुआ है, कोड यहाँ तक चला ही नहीं है। इस वजह से कभी भी स्क्रिप्ट को हमेशा कोशिश किया जाता है बॉडी जहाँ पे क्लोज हो रही है उसके पहले रखें। इससे क्या होगा कि हमारा पूरा HTML CSS लोड हो जाएगा, उसके बाद हमारा जावास्क्रिप्ट लोड होगा, और अगर हम जावास्क्रिप्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई भी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो वो फिर सही तरीके से चलेगा। तो अगर तुम यहाँ पे एग्जांपल देखो तो मैंने अभी स्क्रिप्ट को हेड टैग में लिखा है और p टैग में हेलो लिखा है। कोड के अनुसार ये होना चाहिए कि हेलो की जगह हेलो वर्ल्ड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, हेलो ही आ रहा है क्योंकि वो स्क्रिप्ट प्रॉपरली रन नहीं हो पा रही है। हुआ क्या है कि ये चला, फिर उसने देखा कि p टैग में मुझे हेलो कर देना, उसने हेलो कर दिया। लेकिन अगर यही स्क्रिप्ट को मैं नीचे रखूँगा तो वो हेलो है, फिर जावास्क्रिप्ट पे जब आएगा कोड तो उसे पता चलेगा कि ID को सिलेक्ट करना है और उसकी जगह हेलो वर्ल्ड लिख देना है, तो वो हेलो वर्ल्ड लिख देगा। इस वजह से जावास्क्रिप्ट को हमेशा कोशिश किया जाता है कि बॉडी की जहाँ पे क्लोजिंग हो रही है बिल्कुल वहाँ पे रखें, यानी जावास्क्रिप्ट हमेशा एंड में लोड हो।
इस तरीके से हम लोग इंटरनल जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं। ये हमें जावास्क्रिप्ट के इंटरनल लिखने का तरीका हुआ, यानी सेम फाइल में हम HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। उसके बाद हम चाहें तो यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ऑन क्लिक होते ही एक फंक्शन चल जाए या फिर अलर्ट एक चल जाए जिसमें लिखा हो बटन क्लिक। तो जैसे ही हम हेलो पे क्लिक करेंगे तो ये एक अलर्ट चल जाएगा कि बटन क्लिक हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इनलाइन जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ये तरीका है इनलाइन लिखने का और ये तरीका है इंटरनल लिखने का। लेकिन हम लोग मोस्टली जो प्रीफर करते हैं वो है एक्सटर्नल तरीका, जावास्क्रिप्ट के लिए एक अलग से फाइल बना के और वहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखना। कैसे? तो मैं एक जावास्क्रिप्ट के अलग से फाइल बना लेता हूँ, script.js बन गया। उसके बाद मैं इस script.js को लोड कराऊंगा, तो कहाँ पे कराऊंगा? बॉडी जहाँ पे मेरी क्लोज हो रही है उसके ठीक पहले स्क्रिप्ट src से। इस तरीके से मैंने जावास्क्रिप्ट को लोड कराया और इस जावास्क्रिप्ट वाले फाइल के अंदर मैंने सिंपल सा अलर्ट लिख दिया चेक करने के लिए कि क्या ये चल रहा है। मैंने लिख दिया फाइल चल रहा है। तो जैसे ही ये पेज लोड होगा तो ये अलर्ट चल जाएगा। चेक करते हैं तो लिख के आ रहा है फाइल चल रहा है। पेज लोड होते ही अलर्ट आ रहा है फाइल चल रहा है, मतलब हमारी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट चल रही है। इस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट की लिंकिंग करते हैं। अब देखो, जब भी हम लोग कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम करते हैं तो उसका आउटपुट हमें कुछ फिक्स जगहों पे ही दिखता है। जैसे अगर सी लैंग्वेज में तुम काम करते हो, तो जब भी तुम कोड कंपाइल करके रन करते हो तुम्हें एक आउटपुट का कंसोल मिलता है प्रॉपर, वहाँ पे तुम्हारा आउटपुट दिखता है। सेम उसी तरीके से पाइथन में अगर तुम काम करते हो तो भी तुम्हारा कोड जब कंपाइल वगैरह हो जाता है तो तुम्हें एक कंसोल मिलता है, वहाँ पे तुम्हारा आउटपुट दिख रहा होता है। वैसे ही जावास्क्रिप्ट के साथ भी जावास्क्रिप्ट जब भी रन होती है तो इसका भी आउटपुट तुम्हें हमेशा कंसोल पे देखने को मिलेगा। एक CMD पैनल होगा, वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा। और जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र पे चलता है। सबको पता है कि जावास्क्रिप्ट हमेशा ब्राउज़र पे चलता है, क्लाइंट साइड पे चल रहा होता है। तो क्लाइंट साइड पे जब भी जावास्क्रिप्ट चलेगा तो क्लाइंट साइड पे हमारे पास एक कंसोल होता है। जैसे ही तुम अपने ब्राउज़र पर राइट क्लिक करोगे और इंस्पेक्ट करोगे तो तुम्हें यहाँ पे दिखेगा कंसोल। और अगर तुम्हें यहाँ पे कंसोल नहीं दिखता है तो तुम इस एरो पे क्लिक करोगे तो इस ड्रॉप डाउन में तुम्हें कंसोल दिख जाएगा। तो ये है तुम्हारा कंसोल। तुम्हारा जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो जब रन होगा तो यहीं पे तुम्हें उसका आउटपुट दिखेगा। ओके, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर एक कोड प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेजेस होती हैं उनका आउटपुट तुम्हें CMD पे ही देखने को मिलेगा। दूसरा तरीका है कि अगर तुम नॉर्मल लैंग्वेजेस की तरह CMD पे अगर तुम आउटपुट देखना चाहते हो, यहाँ पे अगर तुम आउटपुट देखना चाहते हो अपने सारे प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट अगर यहाँ पे चलाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारे पास नोड इंस्टॉल होना चाहिए। अगर तुम्हारा नोड इंस्टॉल है तो देखो मैंने नोड जैसे ही लिखा तो ये बता दिया मुझे कि 20 वर्जन इंस्टॉल है नोड का। अब मैं यहाँ पे ना पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग को लिख सकता हूँ जावास्क्रिप्ट। मैंने एक वेरिएबल बनाया a=5, फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया where b=10, फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया c=a+b। और अगर मैं कंसोल करूँ c तो आ रहा है 15। तो हम लोग नॉर्मल जैसे जो भी प्रोग्राम लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, जैसे तुम SQL जब पढ़ रहे हो MySQL तो तुमने कमांड प्रॉम्प्ट पे ही पढ़ा होगा। पाइथन का भी जो कोर होता है उसे हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे चला सकते हैं, सी का भी कोर इन सब पे चला सकते हैं। वैसे ही जावास्क्रिप्ट भी चल सकती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट वैसे सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों ही काम करता है, लेकिन मोस्टली इसे हम लोग ब्राउज़र पे ही यूज करते हैं। तो ब्राउज़र पे जब भी ये चलती है तो हमें उसका आउटपुट यहाँ कंसोल पे दिखेगा। तो ये समझो कि ये जो कंसोल है ये तुम्हारा ये कमांड प्रॉम्प्ट है। अगर तुम्हें कमांड में चलाना है ये तो उसके लिए तुम्हें पहले नोड इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। क्यों ज़रूरत है नोड इंस्टॉल करने की? बिना नोड इंस्टॉल किए क्यों नहीं चल सकता है? ध्यान से देखो, जब भी हम लोग सी
लैंग्वेज में काम करते हैं। तो हम लोग सी को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले सी का कंपाइलर डाउनलोड करते हैं, कंपाइलर इसका डालते हैं, या तो तुम टर्बो सी यूज करो, या तो फिर इसके और जो अलग अलग कोड एडिटर्स आते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं, या फिर अगर तुम VS कोड में भी यूज करते हो तो तुम सी को प्रॉपर वो करते हो, इसका पाथ सेटअप करते हो, तब जाके तुम्हारा सी तुम्हारे कंप्यूटर में चल पाता है। यानी किसी भी लैंग्वेज को जब हम चलाते हैं, किसी भी लैंग्वेज को अपने कंप्यूटर में चलाने के लिए हमें सबसे पहले उस लैंग्वेज का इन्वायरमेंट सेट करना होता है, इसका इन्वायरमेंट सेट करना होता है, मतलब अपने कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि ये चीज़ हम चलाने वाले हैं। एक तरीके से ये समझो कि किसी भी लैंग्वेज को अपने कंप्यूटर में चलाने के लिए उसे इंस्टॉल करना होता है। देसी लैंग्वेज में कहें तो उसे तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। तुम सी पे तभी काम कर पाओगे जब तुम सी को डाउनलोड कर लोगे, पाइथन में तभी काम कर पाओगे जब तुम पाइथन को डाउनलोड कर लोगे। उसी तरीके से तुम अगर व्हाट्सएप यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले व्हाट्सएप को तुम डाउनलोड करोगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट को कभी डाउनलोड करते ही नहीं है। तुम अगर ब्राउजर पे जाके जावास्क्रिप्ट सर्च भी करोगे ना डाउनलोड करने के लिए, तुम्हें मिलेगा ही नहीं। जैसा पाइथन लैंग्वेज है, इसको हम लोग डाउनलोड करके यूज करते हैं, सी लैंग्वेज को डाउनलोड करके यूज करते हैं, व्हाट्सएप को यूज करना होता है यहाँ तो हम डाउनलोड करके यूज करते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट को जब हमें यूज करना होता है तो हम इसे डाउनलोड करते ही नहीं करते हैं। इस वजह से हमारे कंप्यूटर को पता है नहीं कि जावास्क्रिप्ट को चलाना कैसे है। तो जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए या तो तुम अपने कंप्यूटर में नोड डाउनलोड करो, नोड जो है ये तुम्हारे जावास्क्रिप्ट को चलाने का काम करेगा, या तो तुम इसके लिए नोड इंस्टॉल करो, या तो फिर जो ब्राउजर्स होते हैं वो तुम्हें इनबिल्ट फीचर देते हैं अपने पास कंसोल का, कि इस कंसोल पे तुम बिना जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर्स को इंस्टॉल किए ही चला सकते हो, क्योंकि जो ब्राउजर्स होते हैं उनके पास ये फीचर होता है कि वो जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली रन कर सकें। तो ये जो तुम्हारा CMD है, ये समझो ये तुम्हारा CMD है, तुम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। मैंने एक वेरिएबल बनाया a=5, एक और वेरिएबल बनाया b=10, एक और वेरिएबल बनाया c=a+b, और मैंने कंसोल करा दिया console.log c को। आ गया मेरे पास 15। सेम काम हमने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में किया था, देखो, लेकिन कमांड में ये क्यों चला, क्योंकि हमारे पास नोड इंस्टॉल था, और नोड क्या करता है, जावास्क्रिप्ट को रन करने का काम करता है। तो कभी भी तुम्हें जावास्क्रिप्ट को बिना ब्राउजर के रन करना है, जावास्क्रिप्ट को बिना ब्राउजर के रन करने के लिए नोड इंस्टॉल करना पड़ता है, ये कंपलसरी है। जिस तरीके से सी को चलाने के लिए तुम्हें टर्बो सी या तो फिर उसका पाथ सेटअप करना पड़ता है, जावा को चलाने के लिए जावा का पाथ सेटअप करना पड़ता है, उसका एनवायरनमेंट सेट करना होता है, पाइथन चलाने के लिए पाइथन को डाउनलोड करना पड़ता है, उसके पैकेजेस वगैरह सेट करने होते हैं, उसका पाथ सेट करना पड़ता है। तो वैसे ही जावा स्क्रिप्ट को अगर तुम्हें ब्राउजर के बाहर चलाना है तो नोड डाउनलोड करना पड़ेगा, और नहीं तो अगर ब्राउजर पे चलाना है तुम्हारे पास कंसोल मिलता है पूरा का पूरा, जो ब्राउजर तुम्हें फ्री में देते हैं कि तुम इसे यूज करो। तो इस वजह से जावास्क्रिप्ट को हम लोग कंसोल पे चेक करते हैं, जावास्क्रिप्ट के सारे एरर्स वगैरह हमें कंसोल पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है सबको कि कंसोल क्या होता है, कंसोल का क्यों यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट के रन करते समय, कंसोल पे ही सारे एरर्स वगैरह क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि ब्राउजर पे अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट कहीं भी देखने को मिलेगी तो कंसोल पे ही मिलेगी, और अगर तुम बिना ब्राउजर के जावास्क्रिप्ट यूज करना चाहते हो तो तुम नोड डाउनलोड कर लो, और उसके बाद तुम अपने CMD प्रॉम्प्ट पे भी, CMD पैनल पे भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो आई होप तुम लोग को क्लियर हो गया होगा कि जावास्क्रिप्ट किस तरीके से काम करता है ब्राउजर के साथ, और अलग अलग लैंग्वेजेस किस तरीके से काम करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए नोड की ज़रूरत क्यों होती है, और ब्राउजर पे कंसोल की नीड क्यों है। इतना क्लियर है? इतना अगर क्लियर है तो अब हम आते हैं, हमने इतना समझ लिया कि जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट की लिंकिंग कैसे करते हैं, मतलब इनलाइन कैसा लिखते हैं और एक्सटर्नल कैसा लिखते हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है तो उसके लिंकिंग कैसे करते हैं। सबसे सही तरीका है बॉडी के बिल्कुल एंड में अपने जावास्क्रिप्ट को लिखना,
क्लियर है? अब हम लोग आते हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स पे। वेरिएबल सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, चाहे तुम सी पढ़ो, पाइथन पढ़ो, जावा पढ़ो, सी प्लस पढ़ो, हर जगह पे वेरिएबल्स होते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी वेरिएबल्स है। ओके, वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल वो होता है जो हमारे वैल्यू को या डेटा को स्टोर करता है, जो हमारे वैल्यू को या डेटा को स्टोर करता है, उसी को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में तुम्हें 3 तरीके के वेरिएबल देखने को मिलेंगे, वैर, लेट और कॉन्स्ट, बस 3 ही मिलेंगे। और इसमें से हम लोग मोस्टली 2 ही यूज करने वाले हैं, तीनों का यूज भी नहीं करने वाले हैं। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इससे ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएबल्स हैं तुम्हारे पास, 3 तरीके के। वैर टाइप का वेरिएबल है, ये क्या करता है? तो वैर में हम लोग किसी भी तरीके का डेटा स्टोर कर सकते हैं। पहली चीज़, स्टोर तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। वैर में और लेट में ज़्यादा अंतर है, तो बस ये समझो कि वैर और लेट एक ही तरीके के हैं और कॉन्स्ट अलग है। वैर में क्या अलग है? वैर क्या करता है? वैर या लेट करते क्या है? तो इनके अंदर जो भी वैल्यू असाइन की जाती है उसे हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं। ये है वेरिएबल या मतलब वैर और लेट का काम। तो वैर और लेट में जो भी वैल्यू असाइन करेंगे उससे हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्ट के साथ ऐसा नहीं है, इसमें जो वैल्यू असाइन होगी उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। कॉन्स्ट कहता है कि एक बार तुमने जो वैल्यू सेट कर दी है बस वही है, तुम उसे चेंज नहीं कर सकते हो, चाहे तुम कुछ भी करो। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैंने यहाँ पे लिखा वैर a इक्वल टू 5। क्या हुआ इसका मतलब? मैंने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल का नाम क्या है? a, और उस a में क्या स्टोर कर दिया मैंने? 5। हमेशा ध्यान रखना कि a के अंदर 5 स्टोर है, मतलब a में मैंने 5 को रख दिया। क्लियर है? मैं थोड़ा नीचे आया और यहाँ पे मैंने कहा कि नहीं, a की वैल्यू 5 नहीं, a की वैल्यू 10 होनी चाहिए। और फिर मैंने कहा कि अब मुझे वैल्यू कंसोल करके दिखाओ। कंसोल डॉट लॉग कर दो a की वैल्यू। कंसोल डॉट लॉग का मतलब है कि कंसोल पे हम लोग कुछ भी प्रिंट कराते हैं। पहले कंसोल को देख लेते हैं। जैसे देखो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो, तो जब भी ये जावास्क्रिप्ट की फाइल चलेगी तो वो हमें कंसोल पे हेलो लिखा हुआ दिखाएगी। यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आएगा। वैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो 2, तो हेलो 2 लिखा हुआ आएगा। मतलब कोई भी चीज़ अगर हमें प्रिंट करा के देखनी है कि कैसा दिखेगा वो, तो हम उसे कंसोल पे कराएंगे। ओके, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे कह दिया कि एक वेरिएबल है a और उसकी वैल्यू है 5। फिर मुझे याद आया कि नहीं, a की वैल्यू 5 मैंने गलत दे दिया है, a की वैल्यू 10 होनी चाहिए। तो मैंने कह दिया कि a की वैल्यू 10 कर दो, और अब तुम मुझे प्रिंट करा के दिखाओ यहाँ पे a कि a की वैल्यू कितनी आ रही है। कंसोल डॉट लॉग में मैंने a लिखा, तो मतलब a की वैल्यू प्रिंट करा दो। a की वैल्यू उसने प्रिंट कराई, लेकिन 10 प्रिंट करा दी। लेकिन मैंने तो a में यहाँ पे 5 भी स्टोर किया था, 5 क्यों नहीं आया? तो जो हमारा कोड होता है वो लाइन बाय लाइन चलता है। तो सबसे पहले वो इधर आया होगा, उसने देखा कि ये सारे कमेंट्स हैं, तो कमेंट के साथ उसे कुछ काम करना होता नहीं है, कमेंट पे वो नहीं गया। फिर वो यहाँ पे आया, तो उसने देखा कि यहाँ पे a की वैल्यू जो है 5 है, तो उसे याद हो गया कि ठीक है a की वैल्यू 5 है। फिर वो नीचे आया, फिर उसने देखा कि नहीं, अब a की वैल्यू जो है 10 है, तो उसने कहा चलो a की वैल्यू 10 उसने याद कर ली। 5 को उसने इरेज कर दिया अपने दिमाग से उसने 5 को हटा दिया, और अब उसने याद कर लिया कि a की वैल्यू 10 है। और उसने देखा कि अब यहाँ पे मुझे a को प्रिंट कराना है, उसे याद है कि a की वैल्यू 10 है, तो उसने 10 को प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 10। इस तरीके से अगर ये वैर है तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। a की वैल्यू पहले 5 थी, फिर हमने 10 कर दी, चल रहा है। वैसे ही अगर हम चाहें तो लेट b इक्वल टू
20 कर दिया मैंने। फिर याद आया कि नहीं नहीं बी की वैल्यू 20 की जगह 100 होना चाहिए, तो मैंने बी की वैल्यू 100 कर दी। और अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में बी लिख लूँ तो बी की वैल्यू 100 प्रिंट होगी, क्योंकि वो आया होगा, उससे याद आया कि बी की वैल्यू 20 है, उसने 20 याद कर लिया। फिर अगले लाइन पे गया तो उसने कहा नहीं बी की वैल्यू 100 करनी है, उसने 100 याद कर लिया। और फिर उसने प्रिंट कराया तो बी की वैल्यू उसने 100 प्रिंट कराई। लेकिन कॉन्स्ट के साथ ऐसा नहीं है। अगर मैंने लिखा यहाँ पे कॉन्स्ट सी इक्वल टू 100, ठीक है, और फिर मुझे याद आया कि नहीं सी की वैल्यू 100 नहीं है 500 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सी इक्वल टू 500। और मैं यहाँ पे सी को अगर प्रिंट कराता हूँ तो इसने एरर दे दिया, और एरर में इसने लिखा क्या है, तो कह रहा है असाइनमेंट टू कंस्टेंट वेरिएबल, अनकोड टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, इस तरीके का एरर देता है जब हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल को चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसने प्रॉपर यहाँ पे दिखाया भी है कि हाँ देखो सी पे तुमने 500 जो लिखा है वो नहीं होगा। क्लियर है? इस तरीके से कंसोल पर हमें एरर भी देखने को मिल गया, जो प्रॉपर बता रहा है कि हाँ असाइनमेंट एक कांस्टेंट वेरिएबल का एरर है। तो कांस्टेंट वेरिएबल को चेंज नहीं किया जा सकता है। कांस्टेंट में अगर मैंने 100 लिख दिया तो 100 ही बस रहेगा, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता। जबकि मैं वेरिएबल में चेंज कर सकता हूँ, लेट में चेंज कर सकता हूँ, लेकिन कांस्टेंट में चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है कि अच्छा ये बताओ वेयर, लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या है। ये तो पता चल गया कि वेयर और लेट में जो भी वेरिएबल्स के वैल्यू होंगे उसे हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगा उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, रन टाइम में हम उसे चेंज नहीं कर सकते। ये कॉन्स्टेंट होता है। क्लियर है? चलो इतना तो हो गया। एक और सवाल यहाँ पे बनता है कि वेयर भी वही काम कर रहा है, लेट भी वही काम कर रहा है, तो दो दो लोगों की क्यों जरूरत है, इससे अच्छा कि हम एक ही वेरिएबल बना दें। तो इंटरव्यू का एक और सवाल बन जाता है यहाँ से कि वेयर और लेट में क्या अंतर है। वेयर और लेट में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। जो वेयर है ये ओल्ड है और जो लेट है वो न्यू है। मतलब मैंने बताया ना कि जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है, ES6 यानी ECMAScript 6। क्लियर है? तो जो लेट है और कॉन्स्ट है इन दोनों को, ये दोनों ही न्यू हैं और ये दोनों को ECMAScript 6 में लाया गया था। यानी जावास्क्रिप्ट का जब नया वाला वर्जन आया था ECMAScript 6, तब लेट और कॉन्स्ट डिफाइन किए गए थे। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ वेर होता था। ओके, तो ECMAScript 6 में ये आया था। तो अगर इंटरव्यू में ये सवाल आता है कि वेरिएबल वेर और लेट में क्या अंतर है, तो वेर पुराने जावास्क्रिप्ट के साथ से चला आ रहा है, लेकिन जो लेट है वो ECMAScript 6 में इंट्रोड्यूस किया गया था। वेर, लेट और कॉन्स्ट में क्या अंतर है, तो वेर और लेट जो है ये इनके वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्ट के वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता है। वेर जो है पुराना कीवर्ड है हमारे पास, लेट और कॉन्स्ट ECMAScript 6 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो आई होप हम लोग को इतना क्लियर हो गया कि वेर, लेट और कॉन्स्ट क्या है, इनसे इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं आगे डेटा टाइप पे। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप, अब यहाँ पे तुम्हें जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा ना बहुत मज़ेदार लगेगा। डेटा टाइप के केस में जावास्क्रिप्ट बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। क्यों? अगर तुम सी लैंग्वेज पढ़े, अगर तुमने सी लैंग्वेज पढ़ा है या पाइथन पढ़ा है, पाइथन नहीं सी लैंग्वेज पढ़ा है, या जावा पढ़ा है या C++ अगर पढ़ा है, तो तुमने वहाँ पे ना मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप यूज किया होंगे। स्ट्रिंग यूज किया होगा, इंटीजर यूज किया होगा, फ्लोट यूज किया होगा, डबल यूज किया होगा, इसके अलावा हो सकता है ऑब्जेक्ट वगैरह यूज किया होगा तुमने। ठीक है, मतलब इस तरीके से तुमने अलग अलग तरीके के डेटा टाइप यूज किया होंगे। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट यहाँ पे मज़ेदार हो सकता है।
एक सेकेंड, मैं क्या बता रहा था कि अगर तुमने सी, जावा या सी प्लस प्लस जैसे लैंग्वेजेस पढ़े हैं या थोड़ा बहुत तुमने देखा है तो तुम्हें पता होगा कि उसमें अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, इस तरीके से और भी डेटा टाइप होते हैं। जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट में भी है, लेकिन हमें बताना नहीं पड़ता है इसे। इसमें जो भी डेटा टाइप्स हैं उसे बताने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम लोग सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं और मुझे एक वेरिएबल बनाना है तो मुझे पहले बताना होगा इंट a इक्वल टू 5, मतलब कि ये एक इंटीजर टाइप का डेटा होने वाला है। a उस वेरिएबल का नाम है और उसमें तुम 5 स्टोर कर दो। इस तरीके से लिखना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट में नहीं है। जावास्क्रिप्ट बहुत महान इंसान है। तुम यहाँ पे where a इक्वल टू 5 लिख दो, वो खुद ही समझ जाएगा कि अच्छा a में जो वैल्यू है 5 है और 5 जो है इंटीजर है, ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। तुमने यहाँ पे लिख दिया where b इक्वल टू, इसे नीचे लिखता हूँ मैं यहाँ पे, where a इक्वल टू, अगर तुमने 5 लिख दिया तो जावास्क्रिप्ट खुद ही समझ जाएगा कि a में जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, इंटीजर है। ठीक है। अगर तुमने where b इक्वल टू 10.5 लिख दिया तो वो खुद ही समझ जाएगा कि अच्छा ये फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है। तुम्हें ये बताना नहीं पड़ता है, वो खुद ही समझता है। इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। अगर तुमने यहाँ पे लिख दिया where c इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोट के अंदर हेलो, तो ये खुद ही समझ जाएगा कि एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। हमें कभी भी जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप बताना नहीं पड़ता है। जावास्क्रिप्ट डायनेमिक डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। जिस तरीके से पाइथन डायनेमिक टाइप के डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, हम उसे बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि हमने जो वैल्यू दिया है वो इंटीजर है या फिर फ्लोट है या फिर स्ट्रिंग है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट को भी इस तरीके से बताना नहीं होता है कि डेटा टाइप कौन सा है, वो खुद ही समझ जाता है। इसीलिए जावास्क्रिप्ट को भी डायनेमिक टाइप, डायनेमिक डेटा टाइप सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट कर सेम फंक्शनैलिटी तुम्हें पाइथन में देखने को मिलती है। पाइथन में भी तुम्हें नहीं बताना पड़ता है कि तुमने जो वैल्यू दिया है वो किस टाइप का है, पाइथन खुद ही समझता है। वैसे ही जावास्क्रिप्ट भी इस चीज़ को खुद ही समझता है। इसके अलावा अगर तुमने where d इक्वल टू ट्रू लिख दिया या फॉल्स लिख दिया तो वो खुद ही समझ जाएगा कि इसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा बूलियन। बूलियन में सिर्फ दो तरीके की वैल्यू स्टोर होती है, या तो ट्रू स्टोर होगी या तो फॉल्स स्टोर होगी। उसके अलावा अगर तुमने where e इक्वल टू इस तरीके से बॉक्स बना दिया और बॉक्स के अंदर कुछ भी लिख दिया तो ये खुद ही समझ जाएगा कि ये एक एरे है। अगर तुमने एक और वेरिएबल बनाया और इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगा के और फिर तुमने लिख दिया कुछ नेम हेलो, ऐसा कर देता हूँ मैं, ज़्यादा रीडेबल फॉर्मेट रहेगा, एज 20, तो ये खुद ही समझ जाएगा कि ये जो फॉर्मेट है ये एक ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट है। ये एक ऑब्जेक्ट है। तो जावास्क्रिप्ट हमेशा डायनेमिक डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। हमें उसे कभी भी डेटा टाइप नहीं बताने पड़ते हैं, वो खुद ही डेटा टाइप समझता है, बिल्कुल पाइथन की तरह। इस वजह से जावास्क्रिप्ट में कोड कम लिखना पड़ता है हमें। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो डेटा टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, तो बस ये समझ जाओ, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप हो सकता है, फ्लोट टाइप का डेटा टाइप हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, डबल टाइप का हो सकता है, बूलियन टाइप का हो सकता है, फिर एरे टाइप हो सकता है,
ऑब्जेक्ट हो सकता है, इस तरीके के मल्टीपल डेटा टाइप हो सकते हैं। लेकिन हमें चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट खुद ही समझे, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें जो भी वैल्यू स्टोर कराना होगा बस वैल्यू स्टोर करा देंगे। जैसे नंबर स्टोर कराना है तो डायरेक्ट स्टोर करा देंगे, कोई कैरेक्टर अगर स्टोर कराना है तो बस उसके केस में ध्यान रखना होगा कि या तो हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करें या तो फिर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करें। या तो सिंगल यूज कर लो, या तो डबल यूज कर लो, या तो तुम टेम्पलेट फिल्टर यूज कर लो। इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इन तीनों के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग स्ट्रिंग टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तब, कि इन तीनों का और क्या क्या यूज केसेस हैं। तो फिलहाल के लिए हमने डेटा टाइप देख लिया कि जावास्क्रिप्ट में इस तरीके के हमारे पास डेटा टाइप होते हैं। क्लियर है? अगर तुम चाहो ना तो इन सब के डेटा टाइप को प्रिंट कर करके भी देख सकते हो। कैसे? जैसे यहाँ पे वेरिएबल ए है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ console.log a। अगर मैं a लिखता हूँ तो वो क्या प्रिंट करेगा? वो 5 प्रिंट कर देगा। देखो 5 उसने प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं लिख दूँ टाइप ऑफ और फिर लिख दूँ a, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ a। तुम्हें प्रिंट क्या करना है? a का टाइप प्रिंट करना है कि a किस टाइप का है। तो ये एक नंबर टाइप का डेटा है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं कह दूँ कि ठीक है a तो नंबर है तो मैं इसके आगे नंबर लिख दूँ। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि चलो ये एक नंबर टाइप का डेटा है। वैसे ही मैं इसको चेक करता हूँ b को, तो b को मैं चेक करता हूँ कि b का कौन सा टाइप है, तो b भी एक नंबर टाइप के डेटा में ही आ रहा है। चलो इसको भी मैंने लिख दिया नंबर। फिर मैं चेक करता हूँ c को कि c किस टाइप का डेटा है, तो c को आया स्ट्रिंग, तो मैंने c के आगे लिख दिया स्ट्रिंग। फिर मैं चेक करता हूँ d, कि d किस टाइप का डेटा है, तो d आया बूलियन, तो मैं d के आगे लिख देता हूँ बूलियन। फिर मैं चेक करता हूँ e, e किस टाइप का डेटा है, e है ऑब्जेक्ट, e को इसने ऑब्जेक्ट माना है, कायदे से वो एरे है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको तुम एरे याद रखना। वो इस वजह से ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब एरे पढ़ रहे होंगे तब। क्योंकि ये ना मल्टीपल टाइप के एरे भी बना, मल्टीपल टाइप नहीं मतलब डायनेमिक टाइप के एरे भी बनाता है बिल्कुल पाइथन की तरह। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक ही टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं, हम लोग इसमें मल्टीपल टाइप के डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं एक ही एरे में। तो इस वजह से ये खुद को ऑब्जेक्ट बता रहा है, जैसे ये एरे है। और यहाँ पे तुम फ्लोट लिख सकते हो या डबल लिख सकते हो। डबल और फ्लोट डेटा टाइप में क्या अंतर होता है? फ्लोट जो होता है छोटे डेसिमल वैल्यू के लिए यूज होता है और डबल जो है बड़े डेसिमल वैल्यू के लिए यूज होता है। जैसे मान लो कि 5.67890 है तो इसे तुम फ्लोट कह सकते हो। लेकिन अगर यही 5 पॉइंट इतना बड़ा नंबर है पॉइंट है तो इसे तुम डबल कह सकते हो। तो डबल की जो डेटा साइज होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और फ्लोट की डेटा साइज थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तो लगभग हमने डेटा टाइप पढ़ लिया कि जावास्क्रिप्ट में जो डेटा टाइप होते हैं वो कौन कौन से हैं। डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट, कायदे से इनकी नीड हमें पढ़ने वाली है नहीं, क्योंकि हम लोग तो बस वैल्यू स्टोर करेंगे। कौन सा डेटा टाइप है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो हमारा जावास्क्रिप्ट खुद ही समझेगा, हमें जानने की कोई जरूरत नहीं। अब हम लोग आते हैं ऑपरेटर्स पे। जावास्क्रिप्ट में जो ऑपरेटर्स हैं उस पर आते हैं। तो ज़्यादा मैं थ्योरी में जाऊँगा नहीं, थ्योरी तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा। ऑपरेटर में बस ये समझ जाओ, तुम प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, वैसे ही तुम डिवाइड कर सकते हो। उसके अलावा तुम इक्वल टू चेक कर सकते हो, डबल इक्वल टू चेक कर सकते हो और ट्रिपल इक्वल टू तुम चेक कर सकते हो, माइनस इक्वल टू, उसके बाद प्लस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू। इन सब का जब यूज केसेस आएगा ना तभी मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें थ्योरी नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। नॉट इक्वल टू, नॉट ट्रिपल इक्वल टू, सॉरी डबल इक्वल टू, तो इन सब की जब थ्योरी को मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, थ्योरी तुम्हें नोट्स में मैं दे दूँगा।
इन सबके रियल केसेस यूज ही हम लोग पढ़ेंगे। तो रियल केस में यूज कैसे पढ़ेंगे, तो देखो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, ठीक है इन सबको ऐसे ही रहता है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया num1, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी 100, क्लियर है। एक और मैंने वेरिएबल बनाया num2 और इसकी मैंने वैल्यू दे दी 300, क्या हो गया। अब मुझे देखना है कि इन दोनों को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, तो मैंने लिखा कंसोल करा देना जो इनको जोड़ने पे आएगा कि num1 और प्लस, जोड़ने के लिए प्लस ही करेंगे num2। तो ये कोड क्या कह रहा है, तो कोड बस ये कह रहा है कि num1 और num2 को बस जोड़ के दिखा दो कि कितना आएगा। तो इसने दिखा दिया कि 400 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कमेंट कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 400। चलो मैंने कहा कि ठीक है, अब तुम क्या करो इन दोनों को माइनस करके दिखा दो। माइनस करके उसने दिखाया कि -200 है दूसरे के। और सही से देखने के लिए हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, तो देखो तुम यहाँ पे लिख दो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐड और फिर कॉमा दे दो। तो इससे क्या होगा ना, कंसोल डॉट लॉग अब दो चीज़ें प्रिंट कराएगा। पहला तो वो ये ऐड भी प्रिंट कराएगा, ठीक है, और उसके बाद वो इन दोनों को जोड़ के भी प्रिंट कराएगा। देखो वो दिखाया ऐड 400, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 400 आ रहा है। वैसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब, यानी सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा इन दोनों को, और फिर मैंने लिख दिया डिवाइड करने पे कितना आएगा। इस तरीके से इसमें हमें सारी वैल्यू दे। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बाकी दिन खुद ही पढ़ते रहेंगे, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। लेकिन हाँ, जब हम लोग लॉजिकली काम करेंगे ना, तो हमें कुछ असाइनमेंट्स ऑपरेटर, कुछ ऑपरेटर्स हमें याद रखने होंगे। कौन कौन से, जो हमें मोस्टली यूज करने को मिलेंगे, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन से बनते हैं कि डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है, नॉट इक्वल टू और नॉट डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस। उसके बाद और जो हम लोग यूज करेंगे ज़्यादातर वो है एंड, ये और यूज करेंगे नॉट। ये तीन ऑपरेटर्स हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो बाकी जब हम लोग इस पर लॉजिकल क्वेश्चंस करेंगे ना, तभी मैं इसे तुम्हें सही से बताऊँगा। अभी हम लोग आते हैं इस पर जावास्क्रिप्ट में आज एक और चीज़ पे, उसका नाम है नेमिंग कन्वेंशन। कैसे, हाँ नेमिंग कन्वेंशन। सबसे पहले आते हैं हम लोग केस सेंसिटिव, SENSITIVITY, केस सेंसिटिविटी। इस केस सेंसिटिविटी क्या होती है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल नेम इक्वल टू GX, ठीक है, और मैं अगर इसे कंसोल कराऊँ नेम को, तो क्या मिलेगा मुझे, नेम को अगर हम कंसोल कराएंगे तो क्या मिलेगा, हमें ये GX लिखा हुआ मिलेगा, मिल भी रहा है हमें। लेकिन क्या हो कि अगर मैं नेम में N कैपिटल लिख दूँ, फिर कंसोल कराऊँ, कहेगा कि नेम इज नॉट डिफाइंड, लेकिन मैंने तो नेम लिखा है यहाँ पे, फिर ये क्यों कह रहा है कि नेम इज नॉट डिफाइंड। तो इसी को हम लोग कहते हैं केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि तुम सेम टू सेम वेरिएबल के नाम को ही यूज कर पाओगे। तुम अगर उसमें थोड़ा सा भी अंतर करते हो, यहाँ तक कि कैपिटल और स्मॉल का भी अंतर करते हो, तुम उसे यूज नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे नेम इस तरीके से लिख दिया, फिर भी ये कहेगा कि नेम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है छोटा नेम और यूज कर रहा हूँ कैपिटल में, ये दोनों अलग है। इसी को हम लोग कहते हैं केस सेंसिटिविटी, कैसे सेंसिटिव होना। तो जावा स्क्रिप्ट, याद रखना जावा स्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब इसमें तुम वेरिएबल के नाम को स्मॉल और कैपिटल में भी अगर कर देते हो तो भी वो तुम्हें एरर दे देगा।
क्लियर है? जबकि मैंने यहाँ पे भी नेम लिखा है, यहाँ पे भी नेम लिखा है, लेकिन वो कह दे रहा है कि ये वाला नेम मुझे नहीं पता है। क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ पे स्मॉल में नेम लिखा है, और स्मॉल नेम अगर मैं यूज करता हूँ तो वो हमें आउटपुट देगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं केस सेंसिटिव। कौन सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है? तो अगर तुमने एसक्यूएल पढ़ा होगा, माई एसक्यूएल, तो ये केस सेंसिटिव नहीं है। इसमें जब तुम कमांड लिखते होगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये लिखो, या फिर तुम चाहो तो ये लिख सकते हो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। तुम ये दोनों में से कोई लिखो, वो सेम टू सेम मानेगा, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जावास्क्रिप्ट ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में अगर तुमने लेटर कैपिटल और स्मॉल भी अगर कर दिया, फिर भी वो अलग अलग वेरिएबल्स हो जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं केस सेंसिटिव होना। मतलब स्मॉल और कैपिटल लेटर्स भी मायने रखते हैं। अगर तुमने स्मॉल में नेम लिखा है और तुम यहीं पे एक और वेरिएबल बनाते हो नेम, और इसका नाम रख लेते हो वर्ल्ड, इसकी वैल्यू क्या है वर्ल्ड। तो अगर मैं स्मॉल नेम को प्रिंट कराऊंगा तो ये जीटेक लिख के देगा, लेकिन अगर मैं वही कैपिटल नेम को प्रिंट कराऊंगा तो ये वर्ल्ड को देगा। दे रहा है? तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का भी ध्यान रखना होता है कि वेरिएबल के नाम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम होने चाहिए। यहाँ तक कि तुम उनके कैपिटल और स्मॉल में भी सेम टू सेम तुम्हें लिखना है, नहीं तो वो एरर दे देगा तुम्हें। क्लियर है? तो ये है हमारा केस सेंसिटिव होना। इसके बाद जावास्क्रिप्ट में हम लोग मोस्टली यूज करते हैं कैमल केस। कैमल केस क्या होता है? तो ये लिखने का तरीका होता है, जैसा मान लो कि तुम्हें लिखना है, तुम्हें एक वेरिएबल बनाना है और उस वेरिएबल का नाम रखना है स्टूडेंट नेम, और स्टूडेंट का जो नाम है वो है अभिषेक। ठीक है? पहली चीज़ तो तुम वेरिएबल के नाम में स्पेस दे नहीं सकते। ठीक है? तुम या तो ऐसा कर सकते हो, इसे स्टूडेंट नेम एक ही लिख दो। तो ये ना पढ़ने में सही नहीं लग रहा है, देखने में भी सही नहीं लग रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे अंडरस्कोर लगा सकते हो। फिर ये एक सही तरीका है। या तो फिर तुम यूज कर सकते हो कैमल केस। कैमल केस क्या होता है? तो देखो, हमने ऐसा लिखा था स्टूडेंट नेम, लेकिन हम स्पेस नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही में लिख देंगे, लेकिन जो दूसरे वाले लाइन का पहला लेटर है उसको कैपिटल कर देंगे बस। यानी जहाँ जहाँ से स्पेस से ब्रेक होगा वहाँ पे हम लोग बस एक कैपिटल लेटर यूज कर देंगे। तो इस तरीके के नेमिंग कन्वेंशन को हम लोग कहते हैं कैमल केस। तो तुम यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में कैमल केस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसे अगर तुम यूज करो तो अच्छी बात है, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कोड लिखने का तरीका होता है। तो वैसे ही तुम कोई और वेरिएबल बना लेते हो, और तुम्हें अगर लिखना है रियल प्राइस, रियल प्राइस, मान लो रियल प्राइस है 500। तो इस तरीके से तुम लिखने के बजाय पी को कैपिटल कर दो और एक साथ लिख दो। इसी को हम लोग कहते हैं कैमल केस। ऐसे ही तुमने एक और लिख दिया फेक प्राइस। फेक प्राइस उसकी 200 थी, रियल प्राइस 500 थी। इस तरीके जब हम लोग वेरिएबल के नाम को इस तरीके से लिखते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं ये कैमल केस। ओके? तुम इसमें मल्टीपल लिख सकते हो। जैसे 2-3 वर्ड भी अगर हों, जैसे प्राइस के बाद अगर रियल प्राइस राइट, तो इसमें भी आर मतलब पहला लेटर बस कैपिटल है, इस तरीके से रख के लिख सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं कैमल केस। बाकी कमेंट तुम्हें पता है जावास्क्रिप्ट में कमेंट कैसे लगाई जाती है। सिंगल लाइन के लिए बस डबल स्लैश लगाना होता है, और मल्टी लाइन कमेंट के लिए तुम्हें इस तरीके से यहाँ पे कमेंट स्टार्ट होगा और जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे इस तरीके से स्टार और स्लैश के साथ कमेंट एंड होगा। इसे हम लोग मल्टी लाइन कमेंट करते हैं। उसके बाद फिर आती है जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस वगैरह और ऑब्जेक्ट्स वगैरह आते हैं। तो फंक्शन को अभी भी हम स्किप करेंगे। अभी हम देखते हैं थोड़ा सा
दूसरा बताता हूँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ध्यान से पढ़ना। रीजन, जब भी हम लोग एपीआई के साथ काम करेंगे तो तुम्हें ऑब्जेक्ट और एरे अच्छे से आना ही आना चाहिए, नहीं तो तुम एपीआई के साथ काम नहीं कर पाओगे, एपीआई से डेटा नहीं निकाल पाओगे। इस वजह से जो भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसे क्लियर रखना। बिना इनके क्लियर के तुम रिएक्ट के साथ काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम रिएक्ट में जब भी काम करोगे तुम्हें दो चीज़ें हमेशा मिलेंगी। जेसन मिलेगा तुम्हें मिलेगा हमेशा एरे, तुम्हें हमेशा मिलेगा ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें तुम्हें हमेशा मिलेंगी। अगर तुम रिएक्ट में काम करना चाहते हो फ्यूचर में, तुम रिएक्ट करो या तुम व्यू करो या तुम एंगुलर में काम करो, तुम किसी में भी काम करो, तुम्हें ये तीन चीज़ें मिलेंगी, जेसन, एरे, ऑब्जेक्ट। इस